हाय, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री से कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, लेकिन वो हमें कोई खास रिटर्न्स नहीं बनाकर दे पाती। सिमिलरली कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी अंडर वैल्यूड कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, लेकिन वहां भी हमें कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ग्रोथ एंड वैल्यूएशन दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रही होती। या तो इंडस्ट्री में ग्रोथ के ट्रिगर्स ही मिसिंग होते हैं, या फिर वैल्यूएशन इतनी हाई होती है कि इंडस्ट्री की टेल विंड भी उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रही होती। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ कंपनीज तो एक्सीलेंट हो ही, वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो एंड इंडस्ट्री में भी टेल विंड हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम सुशील है। हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए एंड हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट टाइम व्यूअर पहले वीडियो को देख लें, अच्छा लगे तो लाइक करें एंड देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, यानी कि हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रोथ के ट्रिगर्स को ही आपके सामने रखेंगे। यहाँ हमें जरूरी लगेगा कि क्वांटिटेटिव्स आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, वहां डिस्कस भी किए जाएंगे। इसलिए नंबर्स को आप खुद से screener.com या कोई दूसरी सिमिलर वेबसाइट ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 ऐसी कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनकी मार्केट कैप थोड़ी हायर साइड पर है, लेकिन उन कंपनीज में काफी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में वो कंपनीज हमें स्मॉल कैप कंपनीज की तरह ही ग्रोथ दिखाएं। तो 3 कंपनीज को छोड़कर जितनी भी कंपनीज डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली स्मॉल कैप ही रहेंगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है एंड लास्ट के ही क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। तब से हर छोटा बड़ा चैनल इस कंपनी को कवर कर रहा है, लेकिन हमने वीडियो बनाया था 24 फरवरी 2024 को एंड इसी वीडियो में हमने ये फाइंड आउट किया था कि अगले ही क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है एंड उसके सारे रीजंस भी हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किए थे। तो स्टॉक प्राइस ने तब से अप्रॉक्सीमेट 33% का अपसाइड दिखा दिया है एंड अपने लाइफ टाइम हाई के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। तो कंपनी का नाम स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है। तो इन माय ओपिनियन ये कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है उसके रीजंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फाइनेंशियल ईयर में मैनेजमेंट ने 8000 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 150% ज्यादा है एंड उनका कहना है कि ये उन्होंने काफी कंजर्वेटिव टारगेट्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने जो 8000 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दी है उसका ब्रेकडाउन इस तरह से रहने वाला है कि इनके पास जो 8000 करोड़ की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है उसमें से 6000 to 7000 करोड़ वो रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देंगे एंड उसके बाद जो 25 से 30% की रेवेन्यू है ये कंपनी रिलायंस वाले ऑर्डर से एंड नाइजीरिया वाले ऑर्डर से एग्जीक्यूट करेगी। क्योंकि कंपनी के पास रिलायंस की तरफ से कितने ऑर्डर्स हैं एंड नाइजीरिया से कितने ऑर्डर्स हैं इन्हें अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इंडस्ट्री में ग्रोथ है, कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ईपीसी प्लेयर है, इंडिया के बिगेस्ट एनर्जी प्लेयर ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि रिलायंस ग्रुप से। तो इस कंपनी को आप डेफिनेटली स्टडी करें। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, यहां पर एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। कंपनी को हमने 21 अप्रैल को डिस्कस किया था थ्रू अ डेडिकेटिव वीडियो एंड वहां से हमने कंपनी ने कितने रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं, वो बनाकर दी हैं 24% एंड आज स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। तो यहाँ आप कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट देख सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के बारे में, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी में बड़ी वैल्यू इमर्ज कैसे हो सकती है इसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको बताया था। तो कुछ हाइलाइट्स में इस वीडियो में भी बता देता हूं कि कंपनी का डीमर्जर अप्रूव हो चुका है एंड अभी क्या होने वाला है कि कंपनी का कंप्लीट बिजनेस 2 सेपरेट एंटिटीज में डीमर्ज होने वाला है, जिसमें फर्स्ट एंटिटी का नाम होगा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड एंड इस एंटिटी में लाइफस्टाइल के ब्रांड रहेंगे, कुछ कैजुअल बियर ब्रांड्स रहेंगे जैसे कि अमेरिकन ईगल एंड फॉरएवर 21। इसके साथ इस एंटिटी में स्पोर्ट्स बियर ब्रांड रिबॉक रहेगा एंड इनर वियर बिजनेस रहेगा बेन हुसैन ब्रांड का। तो फर्स्ट एंटिटी में जो ब्रांड्स आ रही हैं वो ऑलरेडी हाईली प्रॉफिटेबल हैं, कैश रिच है एंड ग्रोथ के लिए उन्हें किसी तरह की फंड रेजिंग नहीं चाहिए। तो फर्स्ट एंटिटी डिमर्ज होते ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड एंटिटी है उसका नाम रहेगा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड एंड इनके पास कुछ पेंटलून्स के ब्रांड रहेंगे, एथनिक एंड डिजाइनर पोर्टफोलियो के ब्रांड रहेंगे जैसे कि सब्यसाची, शांतनु एंड निखिल, तासवा एंड इसके साथ TMRW भी रहेगा। तो ये एंटिटी लॉस मेकिंग होने वाली है एंड इस एंटिटी को प्रॉफिटेबल करने के लिए कंपनी ने क्या प्लान किया है कि वो 2500 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाले हैं एंटिटी को प्रॉफिटेबल करने के लिए। अगर ये दोनों की दोनों एंटिटीज प्रॉफिटेबल होती है तो
वैल्यू कैसे इमर्ज हो सकती है एक बार वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड को अगर हम ट्रेंड से कंपेयर करें तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13,469 करोड़ की रेवेन्यू बनाई है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अभी आए नहीं है। वही अगर हम ट्रेंड की रेवेन्यू को देखें तो इसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 12,375 करोड़ की रेवेन्यू बनाई है। तो रेवेन्यू के मामले में आदित्य बिरला ज़्यादा रेवेन्यू बना रही है, लेकिन अगर हम इसे मार्केट कैप से कंपेयर करें तो आदित्य बिरला की मार्केट कैप है 29,000 करोड़ ओनली, एंड जबकि ट्रेंड की मार्केट कैप है 1,64,198 करोड़, जो कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के कंपैरिजन में 5.5 टाइम्स है। कम रेवेन्यू के बावजूद इस कंपनी को इतनी ज्यादा वैल्यूएशन इसलिए मिल पा रही है, पहले तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, दूसरी ये हाई ग्रोथ है। अगर आदित्य बिरला अपनी दोनों ही एंटिटीज को प्रॉफिटेबल कर लेता है तो कंजर्वेटिव सिनेरियो के लिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसे ट्रेंड के कंपैरिजन में हाफ वैल्यूएशन मिल सकती है। अगर हाफ वैल्यूएशन मिलती है तो दोनों एंटिटीज की मिलाकर मार्केट कैप 80,000 करोड़ के अप्रॉक्स होगी। और कंजर्वेटिव सिनेरियो के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस कंपनी को और भी कम वैल्यूएशन मिलेगी, तो उस केस में इन दोनों एंटिटीज की मार्केट कैप मिलाकर 70,000 करोड़ तक रह सकती है। अगर ऐसा भी होता है तो भी ये प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से 2 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिमर्जर का कंप्लीट प्रोसेस है ये नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स में कंप्लीट होना है। तो आप में से काफी सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि वैल्यू अनलॉकिंग जो होगी क्या ये डिमर्जर के बाद होगी। तो इन माय ओपिनियन जो वैल्यू अनलॉकिंग होनी है ये इस जर्नी में होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको कन्विक्शन है तो इस कंपनी को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी एक आईटी कंपनी है, लेकिन ये बाकी आईटी कंपनी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज की तरह हेडविंड्स फेस नहीं कर रही है। तो कंपनी का नाम मैप माई इंडिया है। तो ये कंपनी इन माई ओपिनियन फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है, उसका पहला कारण ये है, ये इंडिया की वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को भी देती है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड जितनी भी आईटी कंपनीज मैसिव ग्रो की हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के लिए भी बनाया है, जैसे कि Amazon, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट एंड एटसेट्रा। उसके बाद ये कंपनी वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जो इस मेगा लेवल पर लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप इसे इंडिया का गूगल भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 15,000 ड्रोन्स खरीदकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देने वाली है, ये कंपनी उसकी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होने वाली है, क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्री को जो जीएस बेस्ड सर्विसेज चाहिए वो सारी की सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद मैनेजमेंट भी काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स लेकर चल रही है। यहाँ पर बाई फाइनेंशियल ईयर 27 और फाइनेंशियल ईयर 28 मैनेजमेंट अपनी रेवेन्यू को 1,000 करोड़ ले जाने पर टारगेट कर रही है, एंड ये 35 से 40% की ग्रोथ बनती है। एंड अगर हम प्रेजेंटली देखें तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें देखने को मिलेगा कि लास्ट के 3 ईयर्स से एंड ट्रेलिंग 12 मंथ से कंपनी इस रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव भी कर पा रही है। फ्रेंड्स, नेगेटिव यही है कि इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग हमेशा हायर ही रहता है। लास्ट 3 ईयर का मीडियन पी 69.4 है। अगर हमें 60 के अराउंड के पी पर मिलती है तो ये शायद वैल्यू बाइंग हो सकती है। फ्रेंड्स, अभी तक 3 कंपनीज जो हमने डिस्कस की हैं उसमें से 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लॉस मेकिंग कैटेगरी की हैं। आगे हम 2 और जो कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं वो भी इसी कैटेगरी की हैं, एंड वहां पर वैल्यू कैसे इमर्ज हो सकती है ऑफ कोर्स उसके रीजंस भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। इनमें से जो फर्स्ट कंपनी है इसकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो आपको लगातार कई क्वार्टर्स तक लॉस मेकिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है एंड कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी लॉसेस शो कर रही है। अब ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जाने वाली है एक बार वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के पास प्रेजेंटली 3 वाटर पार्क्स हैं एंड एक 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। लेकिन जिस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है यानी कि मलपानी ग्रुप, उनकी कुछ और सब्सिडरीज के पास सिमिलर तरह के वाटर पार्क्स हैं। एंड अब मलपानी ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि जो सिमिलर तरह के बिजनेसेस हैं ये सारे इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड लिमिटेड के अंडर कर दिए जाएंगे। एंड इसी के साथ ये कंपनी इंडिया की बिगेस्ट पार्क कंपनी बन जाएगी, जिसके पोर्टफोलियो में 8 पार्क्स होंगे एंड एक 5 स्टार होटल होगा। तो आखिरकार इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर सारे एसेट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये 400 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड कंपनी प्रेजेंटली कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 260 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। अगर सारे एसेट्स इस कंपनी के पास होते तो रेवेन्यू 400 करोड़ के अप्रॉक्स होती। तो फ्रेंड्स, जो भी एसेट्स एक्वायर किए जा रहे हैं वो लॉस मेकिंग नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव एबिटा जनरेट कर रहे हैं। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे कि कंपनी के ऊपर अब डेट बढ़ने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो डील हो रही है वो एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू
हो रही है ऑन अ कैश फ्री एंड डेट फ्री बेसिस। तो फ्रेंड्स, इनका जो पेरेंट ग्रुप है उन्होंने पेमेंट का स्ट्रक्चर भी काफी कंफर्टेबल बनाया है एंड वो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस क्वार्टर में कंपनी कितनी पेमेंट करेगी नए असेट्स के लिए। आप सबके माइंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो ये कि ये जो एक्विजिशन हो रहा है इनके नंबर्स कंपनी की बुक्स में दिखना कब से स्टार्ट होंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि जिन एसेट्स को एक्वायर किया जा रहा है उनके नंबर्स कंपनी की बुक्स में 1 अप्रैल 2024 से दिखना स्टार्ट भी हो जाएंगे। मींस जो अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें नए एसेट्स के नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो इन माय ओपिनियन ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है यहां पर एक अच्छी वैल्यू इमर्ज हो सकती है, इसलिए आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को इस तरह के लॉस मेकिंग बिजनेसेस पसंद नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि वंडरला हो गया या फिर निको पार्क हो गया, इनको स्टडी कर सकते हैं। इंडस्ट्री एंड कंपनी के ऊपर कंप्लीट स्टडी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमने होटल इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में अभी टेलविंड्स में है। फ्रेंड्स, हुआ ऐसा है कि कोविड के दौरान एंड उसके बाद किसी भी बड़े प्लेयर ने कैपेसिटी का एडिशन नहीं किया क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। लेकिन अब जब ट्रैवल में सडन बूम आया है तो सप्लाई कम पड़ जा रही है एंड ये एस्टिमेट है कि अगले 4 से 5 सालों तक जो डिमांड है वो अप्रोक्सीमेटली 8% के CAGR से बढ़ेगी, जबकि जो सप्लाई है वो सिर्फ 5% के CAGR से ही बढ़ पाएगी। एंड हम सब जानते हैं कि जब सप्लाई कम होती है एंड डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं एंड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। एक और डाटा अगर हम यहां पर देखें तो यहां हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो एयरलाइंस का पैसेंजर ग्रोथ है वो भी प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुका है एंड इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इंडियन एयरलाइंस ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिमांड किए हैं एंड प्रेजेंटली बोइंग एंड एयरबस के पास भी ऑर्डर्स का वेटिंग पीरियड काफी बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम सैमी होटल्स है जिसके पास 13 सिटीज में 8 अलग अलग ब्रांड्स के 31 होटल्स हैं विद कैपेसिटी ऑफ 4800 रूम्स। तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो यहां हमें देखने को मिलेगा कि ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कोई खराब प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। ये काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा एनिमी है उसका डेट। यहां पर एक बड़ी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो IPO लाया था उसका एक बड़ा कारण ही यही था कि डेट बर्डन को कम किया जाए। तो यहां हम देख सकते हैं कि डेट जो कंपनी के ऊपर मार्च 23 में 2833 करोड़ हुआ करता था, ये कम होकर 1842 करोड़ है। डेट तो अभी भी है लेकिन मार्च 23 के कंपैरिजन में काफी कम हो गया है। तो इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला है, अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 74 करोड़ के लॉसेस शो किए हैं। तो अदर इनकम में अगर हम ध्यान दें तो हमें देखने को मिलेगा कि 71 करोड़ के लॉसेस शो किए हैं एंड ये क्या है कि ये एक एक्सेप्शनल लॉसेस हैं जो कि हर बार नहीं होते, बहुत रेयरली होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये एक्सेप्शनल लॉसेस नहीं हुए होते तो कंपनी के जो नेट लॉसेस हैं ये सिर्फ -3 करोड़ होते। जैसा कि कंपनी का ट्रेंड है कि हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अदर इनकम से कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो अगर लास्ट क्वार्टर में इन लॉसेस के बजाय जैसा कि कंपनी का ट्रेंड है 4-5 करोड़ के पॉजिटिव नंबर्स आ जाते तो ये कंपनी लास्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबल हो चुकी होती। तो इन माय ओपिनियन जो मार्च 24 के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे काफी चांसेस हैं कि इन्हीं क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टडी है, कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसी क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, लेकिन स्टडी से ऐसा देखने को मिल रहा है कि काफी चांसेस हैं कि इसी क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग कैसे हो सकती है उसके लिए हम क्या करेंगे, लेमन ट्री होटल से इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो अगर हम सैमी होटल्स के केस में देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने 883 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, जबकि लेमन ट्री होटल्स ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 991 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। तो रेवेन्यू को अगर हम देखें तो लेमन ट्री होटल्स ने 15% के अराउंड ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट की है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो लेमन ट्री होटल है उसके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो ज्यादा ही बढ़िया हैं, जबकि सैमी होटल जो है इसके प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं लेकिन लेमन ट्री होटल से थोड़े से कम है। लेकिन इसके बावजूद जो मार्केट कैप का डिफरेंस है तो लेमन ट्री होटल की मार्केट कैप है 10,984 करोड़ मींस अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ एंड सैमी होटल्स की जो मार्केट कैप है वो है अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़। तो मार्केट कैप में 2.5 टाइम्स से ज्यादा का गैप है। रेवेन्यू में सिर्फ 15% का गैप लेकिन मार्केट कैप में 2.5 टाइम्स से ज्यादा का गैप। तो इन माय ओपिनियन जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो इतना बड़ा गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेमन ट्री होटल्स की डेट की कंडीशन देखें एंड लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में चले जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी 45 से 50 करोड़ के बीच में इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, जबकि सैमी होटल ने लास्ट क्वार्टर में कितना डेट पेमेंट किया है, इसने किया है 65 करोड़। तो इंटरेस्ट पेमेंट के मामले में सैमी होटल्स लेमन ट्री होटल्स के काफी करीब आ रही है। तो इस कंपनी को हम थर्ड या फोर्थ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन व्यूअर्स को लगता है कि यहां वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम बची हुई 7 स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज को अगले ही वीडियो में जल्द ही कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस मिले, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, जिन 12 कंपनीज को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं ये मेरे
पोर्टफोलियो से कंसर्न रखती हैं, इसलिए मेरे ओपिनियन बायस्ड हो सकते हैं एंड इसलिए आप फर्दर इन्हें जरूर स्टडी करें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। टेक केयर।